नमस्कार मेरे साथियों, लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ले चलता हूं आपको पॉलिटिकल की क्लास। अपन संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, उसे थोड़ा सा आगे की तरफ एक कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन क्या था, अगस्त प्रस्ताव क्या था, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने और आपने दोनों के सहयोग से संभव हो सका था। और उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा और पसंद भी किया होगा। बहुत से कमेंट मुझे आए आप लोगों की, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। कुछ मेरे डियर स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर रेगुलर आप इस प्रकार के वीडियो अगर हमें उपलब्ध करवाओगे तो बिल्कुल हमारा कभी भला हो सकता है। तो आपके भले में हमारा भला है, इसलिए तत्पर हम कार्यरत हैं और जल्द ही कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवा सकें। एक शायरी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट नहीं हो, तो समझ लेना साथियों कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। देखिए, आज का अपना मुख्य जो विषय रहेगा वो रहेगा संविधान के अंदर वेवेल प्लान। वेवेल प्लान क्या है, इसमें ऐसा क्या हुआ, इससे पीछे का तो हमने पढ़ा ही था, पृष्ठभूमि के अंदर पुनः हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन वेवेल प्लान क्या है, 1945 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा एक प्लान प्रस्तुत किया जाता है, एक प्रस्ताव अपने पास पारित किया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है वेवेल प्लान। वेवेल ब्रिटिश वायसराय था, जो पहले भारतीय सेना भारत के अंदर जो जब ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, उस समय का यहाँ का कर्नल उस सेना का हुआ करता था और उसके उपरांत वह भारत के वायसराय के रूप में चुना गया 1943 में। अध्ययन इसका विस्तार से अपन करेंगे। वेवेल प्लान 1945 की पृष्ठभूमि को जब अपन ध्यान में लेते हैं तो हमें पृष्ठभूमि इसकी जांचने के लिए, परखने के लिए 3 भागों में ध्यान विभाजित करना पड़ता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है कि ब्रिटिश, दूसरा कांग्रेस और तीसरा मुस्लिम लीग। 3 तरफ हम अपने ध्यान को डिवाइड करके बारी बारी से विस्तृत इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात अपन ब्रिटिश की करते हैं। उस समय जब वेवेल प्लान आता है, अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में लगे रहते हैं। दूसरा विश्व युद्ध आप लोगों को पता होगा कि 1939 से 1945 तक चला था। इसके अंदर अंग्रेज, ये ब्रिटिश थे, पूरी तरीके से अपना जोर लगाए हुए थे। अब जब ये विश्व युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो इन्हें आवश्यकता थी कि भारतीय हमारा सहयोग करें, भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अपना साथ देवें। तो इस मिशन से उनका उद्देश्य था भारतीयों का सहयोग लेना। इस उद्देश्य से उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्लान अपने सामने रखा। वही प्लान है वेवेल प्लान, वही प्लान है वेवेल प्लान। यानी ब्रिटिश जब द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपना दम झोंक रखे हैं, उस समय उन्हें आवश्यकता है भारतीयों के सहयोग की, और भारतीयों का सहयोग पाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव अपन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। दूसरी बात आती है कांग्रेस। उस समय अपने यहां एक मुख्य पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश लोगों ने बिना पूछे जो अपनी हिंदुस्तान की, भारत की जो सेना थी उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। शामिल करने के उपरांत कांग्रेस के प्रति जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने नाराजगी जताई और उसके बाद नाराजगी जताते हुए ब्रिटिशों के प्रति नाराजगी जताई। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 1940 में एक सत्याग्रह चला। पूछा जाता है कि 1940 में चलने वाला सत्याग्रह कौन सा था? वो सत्याग्रह था व्यक्तिगत सत्याग्रह।
जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया गया, उसमें होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सत्याग्रह के अंदर अपनी इच्छा से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। बहुसंख्य मात्रा में लोगों ने इसके अंदर भाग लिया और जुड़े। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, यानी उस सत्याग्रह के कारण ब्रिटिशों का जो शासनकाल था उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। इस वजह से ब्रिटिशों ने सोचा कि भारतीयों को कैसे जैसे बहलाया फुसलाया जाए, और वो क्रिप्स मिशन भेजते हैं 1942 में। क्रिप्स मिशन में दी हुई ब्रिटिशों की जो शर्तें थी, वो शर्तें कुछ इस प्रकार की होती है कि भारतीय उन्हें मानने पे बिल्कुल उसे मना कर देते हैं कि यह हमारे हित की शर्तें नहीं है। क्रिप्स मिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन के अंदर ऐसी ऐसी शर्तें आती हैं कि भारतीय हमारा साथ देवें और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा जो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा तथा भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। लेकिन कांग्रेस और भारत देश इसको ठुकरा देता है, और उसके बाद महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने 1942 में एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नाम है मुख्य और अंडरलाइन करने योग्य आपके लिए चीज है, नोटिस द पॉइंट में आप इसको कैलकुलेट करेंगे। वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और इसका उद्देश्य था कि हे अंग्रेजों, हे ब्रिटिशों, तुम भारत को छोड़ दो, भारत को स्वतंत्र कर दो, भारत पर से अपना आधिपत्य हटा दो। उसके दौरान यहां मुस्लिम लीग, ब्रिटिश इनको सांत्वना देने में लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग तीसरा बीच में क्या मोर्चा आता है? मुस्लिम लीग कहता है कि हमें तो स्वतंत्रता वगैरह नहीं चाहिए, पहले संविधान नहीं चाहिए, हमें तो खंडन चाहिए, हमें तो एक अलग राष्ट्र चाहिए। यानी पृथक राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग द्वारा रखी जाती है। उसका कारण यह होता है साथियों कि मुस्लिम लीग सभी क्षेत्रों में चुनावों में हार जाती है, और हारने के बाद उनके मन में एक अलग भाव आता है, और वो ये सोचते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान का अगर एक ही बार चुनाव होगा, वो एक ही मुखिया इनका होगा, तो अपन इस बार पूरे के पूरे सीटें हारी है तो हमारा शायद कोई मौका नहीं लगे। इसलिए मुस्लिम लीग फैसला करती है कि हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए, उस राष्ट्र में केवल और केवल हमारी सरकार हो, जीतने वाला उम्मीदवार भी, खड़ा होने वाला उम्मीदवार भी हमारा हो, और जीतने वाला कुर्सीदार भी हमारा हो। इस प्रस्ताव के कारण 1940 में पृथक राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कर दी जाती है, और उस समय काफी प्रयास कांग्रेस के द्वारा इनको समझाने बुझाने के किए जाते हैं, और उस समय नहीं समझने के बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और आपके टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न खींच करके पूछा जाता है कि संवैधानिक गतिरोध कब उत्पन्न हुआ? तो संवैधानिक गतिरोध वेवेल प्लान के समय उत्पन्न हुआ। यानी कांग्रेस तथा मुस्लिम लोगों के बीच काफी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, बहस होती है और झगड़े होने लग जाते हैं, बड़े बड़े संगठनों में दंगे होने लग जाते हैं। दंगे होते हैं उस समय जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो अपने यहां भारत का वायसराय मिस्टर लॉर्ड लिनलिथ वो हुआ करते थे। लेकिन उसके उपरांत जब भारतीय सेना के कमांडर अपने लॉर्ड वेवेल थे, वो उसके बाद वहां वायसराय बन जाते हैं। यानी अपने भारत के 1943 में बनने वाले वायसराय लॉर्ड वेवेल है। यानी यहां का पूरा कार्यभार लॉर्ड वेवेल के हाथ में चला जाता है। और लॉर्ड वेवेल जब 1943 में यहां आता है, स्थिति देखता है कि भारतीयों में तो दंगे हो रहे हैं, यहां तो अहिंसा फैली हुई है, तो इन चीजों को काफी सुधारने की वो कोशिश करता है। लेकिन उसके पूरे के पूरे जो प्रयास हैं वो विफल हो जाते हैं। विफल होने के बाद कहा जाता है
कि लॉर्ड वेवेल द्वारा लंदन के लिए एक यात्रा की जाती है जो लगभग मई में होती है। 1943 मई के अंदर लॉर्ड वेवेल एक लंदन की यात्रा करता है। लंदन जाकर के उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से मिलता है और चर्चिल को अवगत करवाता है कि हिंदुस्तान में, भारत में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो रखा है जो हमारे ब्रिटिश शासन के लिए काफी नुकसानदायी हो सकता है। पूरा खोल करके विस्तृत अध्ययन वो उनको करवाता है। चर्चिल को बताता है कि कांग्रेस तो ये कहता है कि हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, और मुस्लिम लीग ये कहती है कि हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग का कहना उस समय इसलिए सही था उनके ध्यान में, मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि अगर अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता दे दी तो स्वतंत्रता देने के बाद अपना राष्ट्र विभाजन नहीं हो सकेगा, हमारे राष्ट्र को कोई विभाजित नहीं करेगा। तो यह पूरी बात चर्चिल को जाकर के समझाता है और समझाने के बाद चर्चिल और लॉर्ड वेवेल दोनों बैठ करके एक नया प्रपत्र तैयार करते हैं और उस प्रपत्र के अंदर क्या करते हैं, समझौते वो लिखते हैं। समझौते लिखते हैं, उनका प्रसारण सर्वप्रथम जून 1945 में लॉर्ड वेवेल भारत आते हैं और आकर के उनका प्रसारण सीधा नहीं, रेडियो के माध्यम से पूरे देश भर में करते हैं। पूरे देश भर में रेडियो के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से वो बताते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भारत में आप शांति से रहो, हम कार्यकारिणी जो हमारी है, वायसराय कार्यकारिणी है, सारणी है, उसका हम विस्तार कर रहे हैं और तुरंत विस्तार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2 पदों के लिए मना कर दिया कि विस्तार कर देंगे, वायसराय तथा सेनापति का पद जो रहेगा वो ब्रिटिशों के पास रहेगा, और बाकी पूरा जो विस्तार करेंगे उसमें आपके स्वर्ण हिंदू तथा मुस्लिम बराबर भागों में भाग लेंगे। जैसा कि मैंने एक एक लाइन को नोट्स के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि वेवेल प्लान में ऊपर की चीजें पूरी मैंने समझा दी हैं कि 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने। मैंने देखो अलग कलर से यहाँ इसलिए लिख दिया है कि 1943 में लॉर्ड वेवेल का क्या मुख्य था, इसलिए हमें अलग से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं। मई 1945 में यूरोप में विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। जापान चाह रहा था कि भारत से कभी भी आक्रमण कर सके। उसी समय इनके सामने समस्या, सबसे बड़ी समस्या महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन तथा उधर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करके यह असमंजस स्थिति बनी हुई थी कि कभी भी जापान की सीमा के ऊपर हमला किया जा सकता है। उन सभी दुविधाओं के बीच में फंस करके वेवेल यह प्लान प्रस्तुत करता है कि मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय बना हुआ था, यह खतरा मंडरा रहा था। 1945 में ब्रिटिश चुनाव के पूर्व चर्चिल से अनुशंसा यानी उनके साथ चर्चा की, विचार विमर्श किया के बाद संवैधानिक समस्या के निवारण, संविधान की जो समस्या थी उसका निवारण हेतु लॉर्ड वेवेल ने यह योजना बनाई, योजना बना लेता है और उसके बाद 14 जून 1945 में 14 जून 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत करता है। और किसके माध्यम से करता है? रेडियो के माध्यम से करता है। उसके मुख्य पॉइंट कौन से थे वो बताता है, रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है और भारतवासियों को कहता है, सुनाता है कि हम ये योजनाएं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, प्लीज कृपया आप लड़ना छोड़ दीजिए और हमारे ये जो प्रस्ताव है इसको स्वीकार कीजिए। देखिएगा, पहला उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल होंगे। यानी उस समय इन आपातकाल स्थितियों में
सभी लगभग राजनीतिक पार्टियां दबी हुई थी। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का बहुमत था। ये दोनों पार्टियां उभर करके सामने आ रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो सारणी है उसमें राजनीतिक दलों के सभी जो लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें 14 लोगों की बात की गई थी। इसके उपरांत वायसराय एवं सेनापति के अतिरिक्त अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वायसराय तथा सेनापति का जो पद है उनके लिए वो मना कर देते हैं कि वायसराय का पद भी हमारा रहेगा और सेनापति का पद भी हमारा रहेगा। शेष बची जो सीटें हैं उन पे सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं, उनके सदस्यों को शामिल किया जाएगा। विदेश विभाग का प्रभारी भारतीय ही होगा। उन्होंने लालच देने के लिए यह भी कहा कि केवल हमें ये 2 पद दे दो और इस 2 पदों के बदले हम भारतीयों को ही विदेश का जो है विदेश विभाग है उसका अधिकारी भी भारतीयों को बढ़ा देंगे। इतना कहने के बाद आगे क्या कहता है, उसमें अगला बिंदु रहता है अपने सामने कि स्वर्ण हिंदू मुस्लिम सहित अन्य समुदायों को प्रतिनिधित्व होगा। यानी जो सदस्य इनके चुने जाएंगे, जिन सदस्यों को शामिल किया जाएगा उनमें स्वर्ण हिंदू। साथियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग आप YouTube चैनल कहीं भी देखेंगे उनमें लिखा हुआ है आपकी केवल हिंदू मुस्लिम, जबकि यहां हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहां स्वर्ण हिंदू शब्द का यूज हुआ है। इसमें मुस्लिम लीग द्वारा ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाने का कारण ही यही था कि स्वर्ण हिंदू का मतलब यहां अपने यहां है कि सभी हिंदू इसमें नहीं आएंगे। अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग ये इसमें नहीं आएगा। इसमें सभी ऊपरी जातियां आएगी। हिंदुओं में ऊपरी जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बानिया, ये सभी उपजातियों में आएंगे। यहां उपजातियां हैं, ये इसको आप कह सकते हैं कि उच्च स्तर की जातियां हैं, उनके लिए यहां स्वर्ण हिंदू शब्द का यूज हुआ है। स्वर्ण हिंदू मुस्लिम सहित अन्य समुदायों को प्रतिनिधित्व होगा। साथियों इस शब्द के कारण मोहम्मद अली जिन्ना जो यहां मुस्लिम लीग का लीडर था, उसको वह रहता है मोहम्मद अली जिन्ना। वो एक जाना माना वकील था, एक वकील से कम नहीं था। वह सोचता है कि हमें यह तो कह दिया कि बराबर बराबर भागों में मुस्लिम तथा हिंदुओं को सीटें दे दी जाएगी, प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, लेकिन यहां स्वर्ण हिंदू का यूज इन्होंने किया है, तो इसका मतलब इसमें उपजातियां आएगी। मुस्लिम लीग यहां और यहां हिंदू, स्वर्ण हिंदू। यहां मुस्लिम लीग। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि अगर स्वर्ण हिंदू ही इसमें शामिल होंगे, मुस्लिम लीग और स्वर्ण हिंदू 2 भागों में बट गए, तो हिंदुओं में जो निम्न जातियां बच गई, जो दलित वर्ग बच गया, दलित वर्ग के लिए भी इन्हीं सीटों में से कुछ सीटें दी जाएगी। तो अपना जो हिस्सा 50% आना है वो 50% नहीं आकर के अपना 1/3 हिस्सा ही रह जाएगा। इस कारण से उन्होंने, इस डर से उन्होंने इसे अस्वीकार और गतिरोध बनाया। अब यहां कि स्वर्ण हिंदू मुस्लिम बराबर मत, यानी बराबर बराबर दोनों के मत रहेंगे 50% सहित अन्य समुदायों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। नवगठित कार्यकारिणी परिषद राष्ट्रीय अंतरिम सरकार जैसे होगी, उनके
जिसमें अकारण वीटो उपयोग नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए कृपया आप 2 पद छोड़ दीजिए, एक वाइसराय का और एक सेनापति का। इसमें वाइसराय द्वारा कभी भी अकारण वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों, वीटो यहां क्या होता है? वीटो एक तरह की एक शक्ति है, वीटो एक पावर है जिसका उपयोग करके जिस व्यक्ति के पास ये होता है तो वो व्यक्ति बिना किसी की सहमति के कुछ भी प्रदर्शित कर सकता है, बयां कर सकता है, या सभी के द्वारा लिए हुए निर्णय को ठुकरा भी सकता है। यानी वीटो पावर होने से उसकी यह मजबूरी नहीं होती कि उसे यह मानना होगा, वो होता है वीटो पावर। सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल, प्रश्न पूछा जाता है कई बार आपके कि सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल किसने किया था? तो एक राष्ट्रपति जिसका नाम आप लोगों के सामने आता है, सबसे कम पढ़ा लिखा एक राष्ट्रपति था, और उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मैं आपसे उसके नाम का इंतजार करूंगा। उसने सबसे पहले डाक विधेयक पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जेबी वीटो का पावर किया था उसे जेबी वीटो। साधारणतः ये समझें, हम कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास भेजें, अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास जाएं, राष्ट्रपति पुनः सरकार को सौंपें, उस पर विचार विमर्श करने के लिए हमें सरकार वापस सौंपें, और उसके बाद भी अगर हमें यह लगता है कि अपना निर्णय सही है, हम पुनः वापस से उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भेजें और राष्ट्रपति उस पर कोई भी जवाब दिए बगैर उसको डाल दे कहीं, उसका कोई जवाब नहीं दे, तो वो होता है वीटो पावर। लेकिन राष्ट्रपति बाधित होता है कि उसे उसका जवाब देना होता है। देखो, यानी सरकार ने उन्होंने ये कहा कि नवगठित जो कार्यकाल सारणी होगी, राष्ट्रीय अंतिम सरकार, इस राष्ट्र की जो भी उस समय की सरकार होगी, उसके द्वारा अकारण किसी भी कारण के बिना, किसी ठोस सबूत के बिना, किसी विशेष परिस्थिति के बिना जेबी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब इन चीजों की सहमति बनानी होती है तो वो बात किसके साथ करेंगे? जो समझौते हैं वो समझौते किसके साथ करेंगे? उसके लिए आवश्यकता थी कि भारत के नेता उन्हें चाहिए, भारत के नेताओं के साथ वो सारी बातें बयां कर सके और उनके साथ उन पे समझौता कर सके। अब भारत के नेता सभी के सभी जेल में थे, तो उनका यह निर्णय भी उसी में लिखा था कि कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे, यानी कांग्रेस के जो नेता अभी जेल में बंद है उनको रिहा किया जाएगा। रीजन, अगर रिहा नहीं करें तो बात किसके साथ करें? बात करने के लिए उन्हें चाहिए। इसका जून 1945 शिमला में सर्वदलीय सभी दलों का एक सम्मेलन होता है, सभी दलों का एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के अंदर पूरी बातें प्रस्तुत की जाती है दोनों पक्षों के द्वारा, और प्रस्तुत करने के बाद, और उसमें यह दिया हुआ था, प्रस्तुत करने के बाद उस पर निर्णय होता है युद्ध उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। अंतिम बिंदु उन्होंने दिया था कि युद्ध जैसे ही खत्म हो जाता है, परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल हो जाती है, तो जो भारतीय हैं वो स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इन सभी से वेवेल घोषणा से अंतिम निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष यहां मैंने आप लोगों के सामने नोट्स के रूप में प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपना चाहती थी, क्योंकि मजबूरी थी। सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे, ओवर कंट्रोल जो हो रहा था, उनको सहयोग जो चाहिए था, इन सभी कारणों से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपना चाहती थी। यह निष्कर्ष इसमें हमने निकाला। भारत का संवैधानिक संकट सांप्रदायिक समस्या होने तक बना रहे, यानी हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत के अंदर जो संवैधानिक संकट छाया हुआ है, विकट परिस्थितियां छाई हुई हैं,
वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता। अगला, मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी सारणी जो है में सभी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीग से ही हो, यानी मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिना का यह कहना था कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो सदस्य इसमें चुने जाएंगे वो मुस्लिम लीग ही चुनेगी और मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे, जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया गया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा क्यों, मुस्लिम लीग से होना जरूरी थोड़ी है, एक सदस्य जो देना है वो मुस्लिमों से किसी भी मुस्लिम से दिया जा सकता है, मुस्लिम लीग का होना जरूरी नहीं। अब उनका मानना था, मोहम्मद अली जीना का मानना था, मुस्लिम लीग का मानना था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अपने यहां अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम आजाद यहां मुस्लिम अध्यक्ष अपने यहां कांग्रेस के थे। वो सोचते थे कि अगर इस प्रकार अपनी बात पे सहमति बनती है तो हमारी मुस्लिम लीग के द्वारा इन्हीं को एक पद पे विराजमान कर दिया जाएगा। इसके बाद कि अल्पसंख्यक वर्ग के में अनुसूचित जातियां, अल्पसंख्यक दलित वर्ग के अंदर अनुसूचित जातियां ईसाई सिख शामिल न हो, जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम न हो। यानी निष्कर्ष हमने यह निकाला कि मुस्लिम लीग का मानना यह था कि अल्पसंख्यक जातियां ईसाई सिख अगर इनको शामिल किया जाता है तो हमारा हिस्सा कम होता है, 130 में आ जाते हैं, यानी इनको नहीं मिलाया जाए तो 50-50 में रहेगी। कांग्रेस ने विशुद्ध हिंदूवादी छवि का विरोध किया। विशुद्ध, जिनके विचार अलग, धर्म के नाम पे बंटने लगे, सहमतियों से भागने लगे और एक स्वतंत्र भारत के सपने को चकनाचूर करने लगे और केवल राष्ट्र को टुकड़ों में विभाजित करने की बात करने लगे, उनका विरोध किया हर संप्रदाय से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिले। यानी मुस्लिम लीग का होना जरूरी नहीं, हर संप्रदाय से एक सदस्य भेजने का प्रतिनिधित्व हमें मिले, तभी इस पे बात बन सकती है। 25 जून को शिमला सम्मेलन में सहमति न होने के कारण बहस हो जाती है। कांग्रेस एक तरफ खींचती है, मुस्लिम लीग एक तरफ खींचती है और ब्रिटिश साम्राज्य के जो लॉर्ड वेवेल थे उनकी बात छींटरों में बिखर जाती है, उनकी बात का कोई औचित्य नहीं रहता और एक एक तरफ खींचने के कारण पूरी चीज तहस नहस हो जाती है। और लिखा आगे कि सहमति न बन पाने से वेवेल प्रस्ताव 14 जुलाई को वापस ले लिया जाता है। यानी निष्कर्ष यह निकला कि जहां थे वहीं के वहीं रहे, कोई स्वतंत्रता नहीं मिली, कोई संविधान सभा का निवारण नहीं हुआ, किसी समस्या का निवारण नहीं हुआ, जितनी समस्याएं थी उतनी की उतनी समस्याएं सामने रही। और इस प्रकार से वेवेल प्रस्ताव, वेवेल प्लान, वेवेल घोषणा 1945 असफल रहा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जा सके। और उसके बाद जो हुआ उनको विस्तार से हम आगे और देखें। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने आपके अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग जीवन जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा साथियों, बेसब्री से आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। प्रत्येक कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मेरे साथियों, चीजें बहुत अपने को सीखने को मिलती है, लेकिन अपने को उन्हें विस्तार से और पूरा जीरो से हीरो तक पूरा समझने की आवश्यकता होती है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा आपसे पूछें कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा खुद अपने से पूछें कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इस प्रकार से तैयारी आपको करनी होगी। नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।